नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में। और यूनिट हमारी 4th इन दिनों चल रही है और आज हम देखेंगे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आई होप कि आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो ना क्या है, विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य को जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। अभी भी वर्तमान में स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं देखो, ये तो है बात कि गढ़वाल ज़्यादा डेवलप है कंपैरिजन टू कुमाऊं, ठीक है, क्योंकि चारधाम वगैरह भी है, बहुत चीज़ें वहाँ हैं। लेकिन ये चीज़ देखी जा रही है कि मतलब कुमाऊं में इतना नहीं है, अभी इतना भूस्खलन से कोई नुकसान होता है कुमाऊं में भी, लेकिन इतना नहीं है ना कि पानी आ रहा है। अब देखो उत्तरकाशी में ऐसा हुआ, पता है क्यों? इसका कारण क्या? मुझे लगता है डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करता है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि देखो प्रॉब्लम तो करता है, अब जैसे पहले था वैसे ही रहेगा तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी ना, मुझे लगता है ऐसा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुमाऊं में जिस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी, अब इन फ्यूचर आने वाले सालों में होगा। जिस तरह से जमरानी बांध बनने वाला है अब, तो चीज़ें तो खराब होंगी ना, है ना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कुमाऊं पे भी यही होने वाला है। लेकिन अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है तो इसलिए शायद अभी बचा हुआ है। थोड़ा बहुत तो होता है, देखो नो डाउट। अभी हाल ही में नैनीताल वाली रोड में भी हुआ था, है ना, पूरी रोड ही जा चुकी है, वो ऐसा जगह जगह पे होते रहता है। लेकिन जिस तरह से धराली में हुआ, थराली में हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यार। वो चीज़ जो देखता है ना, जो झेलता है, उसे ही पता होता है। तो होप आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कहीं ना कहीं ये कारण लगता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे लगता है। और अभी हम कंपेरिजन करके देख सकते हैं ना। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। तो विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण जो है राज्य क्या है हमारा जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना जो है प्रत्येक वर्ष करता है, ठीक है। और उत्तराखंड में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जो क्या है घटित होने वाली आपदाएं कौन कौन सी हैं? इन्हें देवी आपदा कहा जाता है। और देवी आपदा के स्वरूप में जैसे हो गया बाढ़, तूफान, सूखा, भूकंप, भूस्खलन और महामारी। बरसात के मौसम में किसी विशेष क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है जिसे अतिवृष्टि या फिर बादल फटना कहा जाता है। राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी केदारनाथ आपदा के कारण हुई थी और ये कब हुई थी? 2013 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड के वनों में लगने वाली आग का कारण प्राकृतिक कारण, पत्थरों का आपसी घर्षण, मानवीय कारण, जलती माचिस की तेली और कृषकों द्वारा खेत के अवशेष जलाने से लगती है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा भूस्खलन है, जबकि सर्वाधिक हानि भूकंप से होती है। इन्होंने ये बोला कि सर्वाधिक जो प्राकृतिक आपदा होती है भूस्खलन होता है, सबसे ज्यादा होता भूस्खलन है। आए दिन छोटे मोटे बड़े क्या होते हैं? भूस्खलन होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो हानि होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए विनाशकारी है, वो कौन है? भूकंप है। और भूकंप के कौन कौन से जोन में आते हैं? 4th और 5th जोन में आते हैं। 4th जोन में कौन कौन से जिले आते हैं? 5th में कौन कौन से जिले आते हैं? आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। आगे है भूकंप संबंधी जागरूकता। देखो अब भूकंप से जुड़ी हुई एक फिल्म है, कौन सी है? डांडी कांटा की गोदमा। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, डांडी कांटा की गोदमा जो फिल्म है ये किस पर बनी हुई है? तो किस पर? भूकंप संबंधी जागरूकता पर बनी हुई है। अब देखेंगे उत्तराखंड के भूकंप। तो उत्तराखंड में भूकंप कब कब आया, किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये, है ना, यानी कि कब कब हुआ था और किस तरीके से कितने जोन में जुड़ा हुआ है ये, चलो देखते हैं। तो भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है। कारण ये है कि जो उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्य है, ठीक है। तो इसका कारण राज्य में हिमालय क्षेत्रों में पेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति जो है पाया जाता है। भूकंप मापी संयंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। किसे कहते हैं? भूकंप संयंत्र को, भूकंप मापी संयंत्र को। जबकि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसे फोकस या नाभि कहते हैं। यहाँ जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे एपी सेंटर कहा जाता है। भारत में कुल भूकंपों में जो है 68% भूकंप जो है हिमालयी क्षेत्रों में आता है। कितना? 68% भूकंप जो है हिमालयी क्षेत्रों में आता है। पर्यावरण विदों का ये भी मानना था जो टिहरी बांध है वो जो है उसके बीच में से क्या जा रही है? उसके बीच में से जा रही केंद्रीय जो है भ्रंश रेखा। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा जो उसके बीच में से जा रही है और कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक है। तो उसके लिए जो बांध बन रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारा क्या हुआ था? विरोध भी हुआ था। यही यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरणविदों का मानना था कि केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है और इस कारण बांध का विरोध भी हुआ था। कब हुआ था? 1978 में, है ना। 1972 से तो वैसे थोड़ा बहुत हो लेगा, लेकिन 1978 में तो प्रॉपर तरीके से हुआ, ठीक है, 1978 में। चलो आगे बढ़ते हैं।
भारत को भूकंपीय जोन की दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया है, जोन 4 और जोन 5। तो जोन 4 और जोन 5 ये दो में बांटा गया है, 4 और 5 में। अब प्रश्न ये आता है कि 4 जोन जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये याद करना जरूरी है। अगर एक कर लिया तो दूसरा तो हमें याद हो जाएगा। तो पहले संवेदनशील वाला देखते हैं। तो संवेदनशील कौन कौन सा है? देहरादून। देहरादून का पड़ोसी कौन कौन सा है? हरिद्वार को छोड़ दो, हरिद्वार तो मैदानी आ गया ना, मैदान तो वैसे ही हट गया, आप लोगों को पता है कि उस इलाके में ज़्यादा आता है। तो देखो देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, और नैनीताल हो गया, और उधम सिंह नगर हो गया। उधम सिंह नगर है, इसमें ध्यान में रखना, हरिद्वार का कहीं नामो निशान नहीं है, हरिद्वार इससे उधम सिंह नगर में है पर, ठीक है। तो अब इसमें कुमाऊं के 2 हैं, कुमाऊं के हैं 2 4 जोन में। कौन कौन से हैं? नैनीताल, उधम सिंह नगर। और यहाँ कौन कौन से हैं? देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी। अब 4th वाले याद हो गए होंगे आई होप। अब देखते हैं अति संवेदनशील जोन 5 वाले। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। आप ही देख रहे होंगे पूरे ऊपर के जो पहाड़ी इलाके वाले हैं ना, ये सब कहाँ है? ऊपर के जितने भी हैं उत्तरकाशी को छोड़ के, ये अति संवेदनशील जोन में आते हैं। तो जोन 4 अगर याद हो गया हमें तो जोन 5 तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग, और ये कौन से जोन में आते हैं? जोन 5 में आते हैं ये, ठीक है। और जोन 4 में कौन कौन आते हैं? टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी और नैनीताल और उधम सिंह नगर। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है, राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन है। कौन कौन से? देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा। इन तीनों को याद रखना है। टिहरी रुद्र जो देहरादून है ये तो आप लोगों को पता है 4 जोन में भी आता है, जोन 4 में भी आता है, तो इसलिए तो ठीक है। लेकिन गरुड़ गंगा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो गरुड़ गंगा क्या है? ये भी किस में आता है? भूकंप मापी स्टेशन में आता है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे। आगे इसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने के लिए भूदेव नामक एक ऐप शुरू किया गया है, और 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर के भूकंप आने पर जो है सायरन के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। भूदेव नामक जो ऐप है किससे जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड में जो है भूकंप से बचने के लिए ऐप है ये। आगे है, जो 6वां विश्व आपदा जो है प्रबंधन सम्मेलन हुआ था 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 को हुआ था, और देहरादून के ग्राफिक एरा में इसे आयोजित किया गया था। और इसके साथ में एक चीज और है, आयोजित किया गया था साल 2023 में ना, इसरो ने एक भूस्खलन जो मानचित्र था उसको पेश किया था। रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था कि देश में 147 यानी कि 147 जिलों को जो है सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जनपदों में जो है बताया था, ठीक है। कितने? 147। और इन 147 में से 2 जिले कौन से हैं? हमारे उत्तराखंड के भी। कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ये अति संवेदनशील वाले हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ जोखिम है ना। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी, इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसको मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, है ना, एक बार नज़र डालना है इन सब में, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और क्या करना, नज़र डाल लेना इसमें, है ना। सबसे ज़्यादा तेज़ वाला देखें कौन सा है? देखो सबसे तेज़ वाला मुझे यही दिख रहा है, ये वाला। सितंबर 1803 में बद्रीनाथ में जो आया था, 1803 में सितंबर में आया था। इसके बाद कौन सा है? हाँ देखो ये कितना टफ है, ये सबसे ज़्यादा भयंकर है, 9 तीव्रता का आया है यहाँ पे, देखो, है ना। इसके अलावा आप एक बार इसमें नज़र डाल लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। आगे देखेंगे उत्तराखंड में जो है भूस्खलन देखेंगे अब। उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा क्या है? पर्वतीय है। तो उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा जो है पर्वतीय है। यहाँ की ज़मीन जो है ढालदार है, फलतः कमजोर व संवेदनशील चट्टानों से भूस्खलन होने लगता है, और राज्य में बरसात के दौरान भूस्खलन की घटनाओं से अत्यधिक जो है क्या है देखने को मिलती हैं, ठीक है। और नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन कब आया था? 1866 और 67 में आलमा पहाड़ी पर हुआ था। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना हुई थी 1866-67 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? आलमा की पहाड़ी पर। अब देखेंगे विरही गंगा का भूस्खलन, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, इस भूस्खलन के बाद विरही गंगा पर एक झील का निर्माण हुआ जिसे गौना ताल या फिर दुर्मी ताल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गौना या दुर्मी ताल कहा जाने लगा। कब हुआ? 1893 में। इस ताल का सर्वेक्षण तत्कालीन भारतीय जो है वैज्ञानिक सर्वेक्षण TH हॉलैंड ने किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि यह ताल 1 साल के अंतर्गत टूट जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रशासन ने इस जो है संभावित आपदा को भांपते हुए तत्कालीन अधीक्षक अभियंता पुलफोंट को जिला सर्वेक्षण पंडित जो है हरिकृष्ण पंत के नेतृत्व में टीम को भेजा था, और गौना ताल जो है 25 अगस्त 1894 को जो है टूट गया था। कब टूट गया था? 1894 को गौना ताल, ठीक है।
और परंतु इस समय झील टूटने से जनहानि नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है, 20 जुलाई 1970 को गौना ताल पुनः टूटा, जिसमें चमोली के पीपलकोटी व हेलंग घाटी के बीच स्थित बेलाकुची में आपदा आई और इस समय चमोली जनपद के मुख्यालय को चमोली के गोपेश्वर में स्थानांतरित किया गया। कब? 1970 में, ठीक है। और सिमली भूस्खलन कर्णप्रयाग एवं ग्वालदम के मध्य में हुआ था। कौन सा? सिमली भूस्खलन। अगस्त 1977 में तवाघाट में जो है भूस्खलन हुआ था और 23 जून 1980 को जो है उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही हुई थी। और नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन शेर का डांडा पहाड़ी पर जो है 18 सितंबर 1880 ईस्वी को हुआ, जिसमें 151 लोग जो है मारे गए। ये भी काफ़ी आता है प्रश्न कि ऐसा कौन सा भूस्खलन था जो सबसे विनाशकारी था उत्तराखंड में, नैनीताल वाला, तो कौन सा था? वो 1880 में आया था। 151 लोगों की मौत हो गई थी मलबे में दबकर। 1893 में बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन आया था। कहाँ? कर्मी में। कब? 1893 में। 1990 में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और पिथौरागढ़ में बैरीनाग में भूस्खलन की घटना से 1990 जो है 6 में हुई थी। 1996 में बैरीनाग किस में आया था? बैरीनाग में। ऊखीमठ भूस्खलन कब आया था? 1998 में 11 अगस्त को। व्योमगाड़ भूस्खलन 2001 में रुद्रप्रयाग में आया था। कौन सा? व्योमगाड़, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2002 में क्या हुआ था? टिहरी में बूढ़ा केदार में भूस्खलन आया था 2002 में। टिहरी बाद भूस्खलन 2004 में हुआ था। 2006 में टिहरी बाद से जो है पहले वाले पंप को स्टार्ट किया था, क्योंकि 3 भागों में बटी हुई है ना, 1000 और 400, तो इसलिए पहले वाले ने कब स्टार्ट किया था? टिहरी बाद भूस्खलन 2004 में। अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भूस्खलन हुआ था। कब? 2009 में। उसका कपकोट जो है भूस्खलन 2010 में हुआ था। कपकोट कब हुआ था? 2010 में, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मालपा पिथौरागढ़ वाले में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हुआ था? मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ वाला। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1989 को हुआ था। 1998 को, माफ़ कीजिएगा, 1998 को हुआ था ना वो, तो हाँ, तो कब हुआ था? 1998 को हुआ था, ठीक है। तो मालपा भूस्खलन कब हुआ था? 1998 में, 2000 से 2 साल पहले, ठीक है। और मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। और मालपा भूस्खलन में भारतीय नृत्यांगना जो है प्रोतिमा गौरी बेदी का निधन हुआ था। किसका? प्रोतिमा गौरा, जो गौरी बेदी हैं, उनका निधन हुआ था। और कुंवारी गांव भूस्खलन, कुंवारी गांव जो भूस्खलन है बागेश्वर चमोली सीमा पर है और 2013 में 13 जून 2013 को जो है बड़ा भूस्खलन हुआ था। और इस भूस्खलन में कुंवारी झील पिंडर घाटी का निर्माण हुआ था। तो कुंवारी झील में जो है पिंडर घाटी का निर्माण हुआ था। कुंवारी झील कुंवारी गांव में हुआ था, ठीक है, बागेश्वर में। आगे देखेंगे, आगे है आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण। तो देखो क्या लिखा है, आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण। तो रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई 2024 को अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ धाम के मार्गों पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई। ये पिछले साल की बात है। 27 जुलाई 2024 को घनसाली तहसील के अंतर्गत तौली गांव टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन की घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? भूस्खलन की घटना हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिम नदी झीलों की पहचान की है, जिसमें 5 झीलों को उच्च जोखिम वाली नदियों की श्रेणी में रखा गया है। USDMA यानी कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रथम चरण में 15 से 22 अक्टूबर 2024 तक चमोली जो जनपद है उसकी वसुंधरा ताल के स्थान जो स्थलीय सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया। आगे है आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा बनियानाला भूस्खलन नैनीताल। बनियानाला भूस्खलन कहाँ होता है? नैनीताल में होता है। ग्वालगांव भूस्खलन धारचूला पिथौरागढ़ में होता है। ग्लोरी भूस्खलन मसूरी मार्ग देहरादून में होता है। हल्दा पानी भूस्खलन चमोली में। बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण एवं ग्लोरी पावर हाउस देहरादून अप्रोच मार्ग पर और भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इन सबसे जुड़े हुए सुरक्षात्मक जो भी काम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। इसी के साथ ही हाल ही में भूधसाव प्रभावित जोशीमठ ज्योतिर्मठ शहर के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 1658 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है, भूधसाव जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण के लिए। अब देखो जिसमें ये वही वाला है कि जोशीमठ में आपने देखा होगा पिछले साल भी ये न्यूज़ बहुत चली थी कि भूधसाव को लेकर। तो देखो क्या लिखा है कि हाल ही में भूधसाव प्रभावित गड़े जो ज्योतिर्मठ है ना, जोशीमठ है, शहर को पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1658 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। अब देखेंगे सिलक्यारा सुरंग भूस्खलन वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा सुरंग के बारे में देखो, इसकी लंबाई कितनी है? 4.531 किलोमीटर है।
ठीक है। और निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 2018 से। और सुरंग का महत्व क्या है? गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण मार्ग है ये, मतलब बहुत जल्दी से जोड़ने वाला, ठीक है। वैसे तो बहुत मार्ग है लेकिन बहुत जल्दी से कनेक्ट करने वाला एक यही है मार्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण मार्ग है कहने का मतलब है। और NH 144 पर बना है, तो ये सुरंग NH 144 पर बनी हुई है। और सिलक्यारा सुरंग के पर आधारित पुस्तक कौन सी है? वो 17 दिन, जिसके लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह, ठीक है। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, वो 17 दिन के लेखक कौन थे? राजीव रंजन सिंह। और कौन से उसमें बना हुआ है ये? NH पे बना हुआ है, तो 134 NH 134 पर बना हुआ है, ठीक है। और गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है द प्रॉमिस। ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क द्वारा लिखित इस पुस्तक में ऑपरेशन जिंदगी के प्रसिद्ध जो है सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। कौन सी? द प्रॉमिस। किसने लिखी है? ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क ने। डिस्क ने क्या किया? प्रॉमिस किया। तो डिस्क ने किया प्रॉमिस, आप ऐसे याद कर सकते हैं, इनकी है ये पुस्तक, ठीक है। अब ट्रिक से याद तो करनी पड़ेगी। आगे है ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे रेस्क्यू मिशन। पुस्तक के लेखक कौन है? शरद कुमार त्रिपाठी हैं। शरद कुमार त्रिपाठी है। तो ये ना बुक्स ध्यान में रखना, 4 कौन कौन सी बुक्स है इन्हें देख ही लेते हैं एक बार। यहाँ पे है ना, ये देखो, ये 4 बुक्स हैं, इसके नीचे कोई बुक्स नहीं है। देखो पहली हमने देखी वो 17 दिन, राजीव रंजन, ये आपने सुनी भी होगी। आगे है द प्रॉमिस, किसने किया? डिस्क ने किया। डिक्स ने किया प्रॉमिस, डिक्स ने। डींगे हारता है, जो आपने पहाड़ी में सुना होगा, डींगे हारा है, तो डिक्स ने क्या किया? हमसे प्रॉमिस कर दिया। एक ये याद हो गई होगी, ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ हैं ये, ठीक है, सुरंग विशेषज्ञ। आगे है ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे जो है रेस्क्यू मिशन, तो ये किसकी है? शरद कुमार त्रिपाठी की है। आगे है आगे द ट्राइफ ऑफ सिलक्यारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री हाईवे में पुनर्निर्माण सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ था, जिसमें 41 जो मजदूर थे वो 17 दिन तक फंसे रहे, ठीक है। और उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। इस सुरंग में बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ थे उनकी मदद ली गई। ऑस्ट्रेलिया मूल के जो है सुरंग विशेषज्ञ कौन थे? डिस्क। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? प्रॉमिस, द प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क ने हिस्सा लिया था और फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग का निर्माण को मंजूरी दी थी 2018 में, और जिससे सिलक्यारा ब्रांड बड़कोट सुरंग नाम दिया गया। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी का नाम क्या था? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। और सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शांतनु सरकार। तो क्या होता है जब ऐसी कुछ होती है सिलक्यारा में, जब ऐसा कुछ हो गया होगा है ना, कोई दब गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होना था? हमें शांत रहना पड़ता है। तो इसलिए सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के कौन थे? शांतनु सरकार। तो सरकार क्या होगी? शांत हो गई थोड़ी, फिर शांति से सोचा क्या करना है ना, तो इसलिए शांतनु, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। शांतनु सरकार कौन थे? इसकी जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। और क्या याद करना है? किसने निर्माण किया था? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने इसका जो है क्या किया था? निर्माण कर रहा था, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। राज्य में बाढ़, तो क्या है? देखो 14 सितंबर 1951 को सतपुली में पूर्वी नयार नदी पर बाढ़ आने के कारण काफी मात्रा में जनधन हानि हुई थी। तो क्या हुई थी? काफी मात्रा में उस टाइम पे क्या हो गई थी? जनधन हानि हुई थी। इसी के साथ ही 8 सितंबर 1967 ईस्वी में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाद में 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कब हुआ था? 1967 में। उसके बाद 2012 में उत्तरकाशी में 80 गंगा में बाढ़ आने के कारण जनधन की जो है काफ़ी क्षति हुई थी। ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र, राज्य में 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र स्थापित है। कहाँ? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर। वायु गुणवत्ता मापन केंद्र कहाँ है? देखो राज्य में 4 जनपदों में है, हरिद्वार, देहरादून हो गया, नैनीताल, उधमसिंह नगर। वायु गुणवत्ता मापन जो है केंद्र स्थापित है, ठीक है। आगे देखेंगे केदारनाथ आपदा। देखो केदारनाथ आपदा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो कई बार पूछ लेता है ना कथन बना के। तो केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा कब आई थी? 16 और 17 जून 2013 को। आपदा का कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर जो है गांधी सागर में गिरने के कारण क्या हुआ था? मंदाकिनी नदी में प्रभाव बढ़ गया था। केदारनाथ में आपदा राहत के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया और भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। सूर्यहोप किसके द्वारा चलाया गया? थल सेना के द्वारा। ध्यान में रखना, कई बार ऑपरेशन में भी कंफ्यूज कर देता है। इन्होंने क्या? राहत, ऑपरेशन राहत, वो भी 3 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने चलाया था वायुसेना ने। और ऑपरेशन सूर्यहोप किसने
किसने चलाया था? थल सेना ने, ठीक है। और केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई। तो केदारनाथ जो आपदा आई थी उसमें मंदाकिनी नदी की जो लंबाई थी कितना बढ़ गई? 5 किलोमीटर लंबाई बढ़ गई, ठीक है। आगे देखेंगे और क्या होता है इसमें। 16 और 17 जून 2013 को आपदा को CBSE बोर्ड में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन फॉर टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में जो है शामिल किया गया CBSE में, ठीक है। आगे क्या है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM जिसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में आई थी, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आधा जो है आधिकारिक तौर पर इन्हें क्या है 2014 में सौंप दिया गया, ठीक है। और केदार जो है ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी को पुनर्निर्माण का कार्य जो है शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन केदार किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन केदार जुड़ा हुआ है केदार घाटी को पुनः जो है निर्माण करने से जुड़ा हुआ था। अब देखेंगे उत्तराखंड में हिमस्खलन। 7 फरवरी 2021 को चमोली घाटी में नीति घाटी में ग्लेशियर के टूटने से धौली 2021 में होता है ये धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा के बढ़ते जलस्तर से पश्चिमी धौली गंगा में जो है बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई। अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडे में हिमस्खलन हुआ जिसमें 29 पर्वतारोही क्या हुए थे? मौत हो गई थी। और इसमें उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता कौन थी? सविता कंसवाल की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे ग्लेशियर लेक आउट जो है बस्ट फ्लड ये भी है, ठीक है। देखो GLOF ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड। तो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण हिमनद झील असंतुलित हो जाती है जिससे अचानक नदियों में जल प्रवाह में अचानक वृद्धि हो रही है। और फरवरी 2021 में चमोली की नीति घाटी में ऋषिगंगा में जल वृद्धि के कारण यही हुआ जिसमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अभी हाल ही में क्या हुआ? थराली और धराली में भी आया है, ठीक है। और थराली कहाँ है? थराली और धराली में कंफ्यूज नहीं होना, एक है थराली और एक है थराली। ये जो थराली वाला है ये है चमोली में, पिंडर नदी घाटी में स्थित है ये, ठीक है, पिंडर नदी आसपास। और ये थराली ये कहाँ है? खीरगंगा के पास। और ये कहाँ है? खीरगंगा के पास, ये है उत्तरकाशी में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही कंफ्यूज वाला टॉपिक है ये। धराली वाला उत्तरकाशी में है, थराली वाला कहाँ है? चमोली में है। थराली में और क्या हुआ था बताओ? चलो, थराली में आपदा तो आई, लेकिन इसके अलावा थराली में क्या हुआ है? थराली में जो पिंडर नदी घाटी है उसके आसपास से क्या मिले हैं? हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित शैल चित्र भी मिले हैं, ठीक है। इसकी खोज भी हुई थी बहुत पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन आप देखते हैं और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को जनवरी 2006 में लागू किया गया और आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? उत्तराखंड है। अधिनियम आया था 2005 में और लागू कब हुआ? जनवरी 2006 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री, जबकि राज्य प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण केंद्र और राज्य प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज याद आई, ऑस्ट्रेलिया के ही जो डिस्क थे उन्हें यहाँ बुलाया था सुरंग से जुड़े हुए काम को लेकर, याद है ना, अभी ऊपर बताया है। आगे देखेंगे। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य है कि आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशील को कम करना। संवेदनशीलता को, शमन का अर्थ क्या होता है? आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना। राज्य स्तर में आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 यानी कि 1070 तथा जनपद स्तर पर आपातकालीन नंबर कौन सा है? 1077 यानी कि 1077 जारी किया गया है। और जुलाई 2013 से, यानी कि जब क्या हुआ था, केदारनाथ की आपदा आई थी ना जून में, उसके बाद जुलाई 2013 से ये निर्णय लिया गया कि सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक का जो है निर्माण कार्य पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता है, सब करते हैं, ठीक है। 9 अक्टूबर 2013 को राज्य में NDRF की तर्ज पर SDRF का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है। डिजास्टर करके होता है इसका फुल फॉर्म। तो क्या है? 2013 में हुआ और भारत सरकार ने NDRF की स्थापना 2006 में की थी। तो 2006 में क्या हुआ था? NDRF की स्थापना हुई थी और 2013 में क्या हुआ? SDRF की स्थापना होती है। आगे है, जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन नामक त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और प्रत्येक जिला अधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष में जो है 50 लाख रुपए धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, आपदा प्रबंधन को लेकर। चलो आगे देखेंगे। आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है। बाबी बकेट ऑपरेशन, बाबी बकेट देखो, बाबी बकेट के तहत क्या है? इसमें क्या होता है ना, ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में क्या है देखो, जो वो होते हैं हेलीकॉप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं
और उसको जंगलों में आग बुझाते थे, इससे जुड़ा हुआ है। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 2024 में उत्तराखंड में जंगलों की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया कौन सा, बाम्बी बकेट, ठीक है। और ऑपरेशन है जिसमें जो है MI-17 है, माफ़ कीजिएगा, तो MI-17V5, तो MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर विशेष जो है कंटेनर को केबल से जो है लटकाकर, यानी कि रस्सी से लटकाकर, इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर हो गया हमारा, पानी में डुबाकर जो है, ताल होगी इसमें डुबाकर जो है जल भरा जाता है, जिसमें वनाग्नि क्षेत्र में छिड़काव किया जाता है। आगे है उत्तराखंड में डॉपलर रडार। तो उत्तराखंड में मौसमी आपदाओं के पुनर्निर्माण पर आधारित सटीक बनाने के लिए राज्य में जो है डॉपलर स्थापित किए गए हैं। कितने, 3 डॉपलर लगाए गए हैं। तो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं डॉपलर, एक है मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा है सुरकंडा टिहरी में, और तीसरा है लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। तो कहाँ है, पौड़ी में। और हाल ही में मतलब यानी कि 1-2 साल के अंदर ही कौन सा लगाया गया है, तीसरा डॉपलर कहाँ, लैंसडाउन में। तो मुक्तेश्वर, सुरकंडा टिहरी और पौड़ी 2023 में लैंसडाउन में लगाया गया है। क्या लगाया गया है, डॉपलर रडार। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपदा वाला आपका चैप्टर अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। कल देखेंगे उत्तराखंड में नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।